हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो आगे कुछ देखने वाले हैं। और वो आगे में क्या है अपने पास, पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या था कि अगर मान लो कोई अपने पास बॉडी है जिसमें एन नंबर ऑफ फोर्सेज लग रहा है, एन मतलब कई सारा फोर्सेज लग रहा है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में है, वो रोटेट नहीं कर रहा है। तो उस समय जो फोर्सेस है वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, मतलब उसके पास क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, घूमेगा नहीं। तो वही चीज़ को अब हम लोग डिराइव करेंगे। अभी तो हम लोग उसके पहले बस थ्योरी में देखे थे, अब हम लोग उस चीज़ को डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पढ़ लिया जाए। क्या कह रहा है भाई, कुछ तो कह रहा है, कौन सा ले ले। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज जीरो। तो कह रहा है कि जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है किसी भी बॉडी पे वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो जीरो फोर्स, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कह रहा है लेट अ लोअर पाइवटेड एट ओ फुलक्रम द टू फोर्सेज F1 एंड F2 परपेंडिकुलर टू लेवल आर अप्लाइड एट ए बी। कुल मिला के फिगर के बारे में बात करें। जैसे मान लो ये है अपने पास एक लीवर है, ठीक है, जिसको कहाँ पे फिक्स कर दिया, ओ पॉइंट पे फिक्स कर दिया। इस ओ पॉइंट पे लीवर को फिक्स कर दिया गया, ठीक है, इस लीवर को ओ पॉइंट पे फिक्स हो गया। अब क्या रहा है कि दो फोर्सेज को हम एक्ट करा रहे हैं, एक F1 है एक F2 है। तो देख लो, एक F1 इस डायरेक्शन में, एक F2 इस डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो सेम डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू लीवर आर अप्लाइड एट ए एंड बी, मतलब ए और बी पे। तो अगर मान लो ये एक्ट कर रहा होगा, इसको आप फिक्स कर देते तो कहीं ना कहीं इसको घुमाने का कोशिश कर रहा होगा। वो ए पॉइंट पे फोर्स हो चाहे बी पॉइंट पे फोर्स हो, दोनों फोर्सेस इस लीवर को घुमाने का कोशिश कर रहा होगा। जैसे मान लो होता है ना सी शॉ वाला जो झूला होता है, उसी बात, एक जगह फिक्स होता है, दोनों तरफ एक कोई ना कोई बैठ जाता है और वो ऊपर नीचे होता रहता है। अगर ज़मीन नहीं होता और एक एंड से केवल फोर्स लगता है तो हो सकता है कि वो पूरा घूम जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो घूम नहीं रहा, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो हम लोग क्या क्या देख लेंगे, तो इस पर लगने वाला फोर्स देख लेंगे। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखने जाएंगे तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए देखेंगे, तो क्या मिलेगा अपने को, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एफ नेट क्या है, जीरो, मतलब जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है, जीरो। तो ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर नीचे लगने वाला फोर्स होना चाहिए। तो ऊपर लगने वाला फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा, एन, बस ऊपर लगने वाला एक ही फोर्स है एन, ठीक है। वो किसके बराबर रहेगा, या फिर माइनस कर दो, किससे, नीचे लगने वाले फोर्स से, F1 माइनस F2 किसके बराबर, जीरो। तो यहाँ से हम बोल देंगे जो ऊपर लगने वाला फोर्स है वो किसके बराबर है, टोटल नीचे लगने वाले फोर्सेस के बराबर है। तो ये तो कॉमन सेंस हम लोग निकाल लिए। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बात कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को इक्विलिब्रियम बात करना तो दोनों देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टॉर्क नेट जीरो होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो F1 और D1 परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों फोर्स आपस में इक्वल होना चाहिए और जो दूरी है, मतलब उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट टॉर्क मतलब भाई एक तरफ जितना टॉर्क लगता है दूसरे तरफ भी उतना ही टॉर्क लगेगा, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तभी तो घूमेगा नहीं। वही बात तो यहाँ हो रहा कि F1 D1 बराबर होना चाहिए किसके, F2 D2 के। तो एक इक्वेशन ये मिल गया एन वाला, एक इक्वेशन मिल गया F2 D2 के। अब जैसे यहाँ पे बात क्या कर देगा, F1 एज लोड एंड F2 एज एफर्ट ऑन लीवर। जैसे होता क्या है कि तुम लोग ये देखा होगा, नींबू निचोड़ने वाला एक होता ना, जैसे ये होता है, ये हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे हम नींबू रखते हैं और यहाँ पे जॉइंट रहता है। तो जहाँ जॉइंट है उसको हम बोलते हैं फलक्रम, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं एफर्ट, और जहाँ पे चीज़ों को रखते हैं उसको बोलते हैं लोड, ठीक है। तो वही कह रहा है कि F1 को लोड मान लो, F2 को क्या मान लो, एफर्ट मान लो ऑन लीवर। तो होता क्या है कि F1 को लोड मानो और F2 को एफर्ट मानो। लोड मतलब यहाँ पे कुछ रखा गया, एफर्ट मतलब यहाँ से फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, तो जब कभी भी ये छोटे क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा ये सब चीज़, एफर्ट, फलक्रम, लोड। तो होता क्या है, लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, यही वही चीज़ है। लोड इंटू लोड आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, देखो वही चीज़ है। F1 D1, F1 को क्या बोल दिया, लोड बोल दिया तो लोड हो गया, और D1 क्या हो गया, लोड आर्म हो गया तो लोड आर्म हो गया, F2 क्या हो गया, एफर्ट हो गया तो एफर्ट, और D2 क्या हो गया, एफर्ट आर्म हो गया। तो ये सब बवाल हम हटा रहे हैं, ये सब बवाल को हम नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट बात कर ले रहे हैं यहाँ से रेशियो निकालने वाला। तो रेशियो निकालने जाएंगे तो क्या मिलेगा, F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन में D1। अब यहाँ से हम लोग ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। तो F1 अपॉन F2 जो है वो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, MA। ये जो रेशियो MA किया हुआ है।
तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज बोल रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, मीन्स स्मॉलर एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट लॉन्गर लोड। एक और चीज़ देखो, जैसे होता क्या है कि कोई पत्थर है, पत्थर मतलब कोई पत्थर है, बड़ा सा चट्टान है, ठीक है, ये हो गया बड़ा सा कोई चट्टान, ठीक, बड़ा सा चट्टान हो गया, ये हो गया अपना ज़मीन, ये हो गया ज़मीन। अगर हमको इसको मूव कराना है, ठीक है, बड़ा सा चट्टान है, बहुत बड़ा है, हम हाथ से धक्का देकर मूव नहीं कर, तो होता क्या, तुम लोग देखा होगा कि एक रॉड होता है, रॉड बोल लो या फिर क्या बोलते हैं, खंती बोलते हैं या एक और कुछ नाम बोलते हैं, जो भी है नाम, रॉड को हम यहाँ पे अगर लगाएं और यहाँ से अगर हम फोर्स लगाएं, यहाँ से अगर हम ऐसे फोर्स लगाएं नीचे की तरफ, तो ये आसानी से मूव कर जाता है। तो ये सब यही तो है फिजिक्स, यही फिजिक्स है। होता क्या है कि हम वैसे धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन हम क्या किए, हम यहाँ पे उसको फंसा दिए मतलब ये हो गया फलक्रम, जहाँ पे ज़मीन से वो फंस गया वो हो गया फलक्रम, ठीक है, जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो हो गया लोड, और जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो हो गया एफर्ट। फलक्रम, लोड, एफर्ट, यही 3 चीज़ होता है। तो फलक्रम जहाँ पे वो फंस गया है, जहाँ से वो जॉइंट है, जहाँ से मूव करेगा, ठीक है। लोड जहाँ पे हम चीज़ों को रखे हैं, जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, और जितना हम फोर्स लगा रहे हैं वो होता है एफर्ट। तो ही करें कि मैकेनिकल एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 है, मतलब स्मॉलर एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट। तो ये इतना हेवी ऑब्जेक्ट है, अब हम इस पर छोटा सा भी फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे छोटा सा भी अगर हम एफर्ट लगाएंगे तो वो रिजल्ट अपने को दे देगा, ठीक है। सिंपली तुम लोग करके देखना, बड़ा सा चट्टान है, उसका हमको मूव कराना, हाथ से हम धक्का दे रहे नहीं हो पाता। तो एक रॉड हम जाएंगे फंसाएंगे उसमें, और हम नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगाएंगे, तो जब नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो वो मूव कर जाता है। और ये रॉड जितना बड़ा रहेगा, जितना बड़ा ये रॉड रहेगा, उतना आसानी से फोर्स लगा के हम ये मूव करा सकते हैं, और जितना छोटा रॉड रहेगा तो उतना कम दिक्कत होगा। जो टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू आर। आर क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना बड़ा रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा। वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं, हम नीचे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो हम तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में, मतलब हम इसको घुमाना चाह रहे हैं, लेकिन होगा कि यहाँ पे लोड ज़्यादा है तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो यही होता है अपने पास मैकेनिकल एडवांटेज, और मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो हम छोटे से एफर्ट में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में बात। अब हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में, तो अब हम लोग का जो बात होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात होगा। तो देख लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास तो हम लोग देख लिए, सेंटर ऑफ मास क्या था, पूरे ऑब्जेक्ट का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारा मास कंसंट्रेटेड है तो उसको हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ मास। या फिर हम ऐसा बोल लें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट से अगर हम बैलेंस कर पा रहे हैं, मतलब उसको लिफ्ट कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करने जाएंगे तो क्या होगा डेफिनेशन उसका। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स एंड टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन अ बॉडी इज 0। तो मतलब वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट। अब वेट जैसे देखो होता क्या है, अगर यही ऑब्जेक्ट था अपने पास तो इसका मास अगर यहाँ कंसनट्रेटेड है, इसका मास अगर यहाँ कंसनट्रेटेड है तो ग्रेविटी भी तो यहीं लगेगा, तो यही तो हो जाएगा mg, और यही हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये हो गया अपने पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। या फिर एक और बात यहाँ कह रहा है कि टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन अ बॉडी इज 0, मतलब वहाँ से अगर हम उसको घुमाना चाहेंगे तो घूमेगा नहीं। जैसे देख लो इस पेन को अगर हमको बैलेंस करना है तो अगर हम ऐसे रख दें, देखो ये हो गया ना बैलेंस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसी पॉइंट पर हो गया। और यहाँ पे जो उसका टॉर्क है, टॉर्क मतलब क्या है 0। टॉर्क क्यों 0, क्योंकि घूम लेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा हम अपना उंगली इधर शिफ्ट कर देंगे तो देखो घूम के गिर जाएगा, देखो घूम के गिर गया ना, ऐसे घूम के गिर गया। तो वही कह रहा है कि जब कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम बात करेंगे तो जो टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क है, मतलब वहाँ पे टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क, ग्रेविटेशन की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ये कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है, इसका मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, मास यहाँ कंसंट्रेटेड है, और यहाँ पे हम उसको पेन से बैलेंस करना चाह रहे हैं, मतलब किसी चीज़ से बैलेंस करें। तो किसी चीज़ से बैलेंस करें तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, n लगेगा, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। इतना तो मालूम है तुम लोगों को। और जो छोटा छोटा पार्टिकल है, छोटा छोटा मास है, सबके ऊपर क्या लगना, मास इंटू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी लगना ही है। तो बात कर लीजिए आगे थोड़ा सा क्या कह रहा है, वी कैन बैलेंस अ कार्डबोर्ड ऑन द टिप ऑफ अ पेंसिल, दिस पॉइंट ऑफ बैलेंस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो पॉइंट ऑफ बैलेंस है इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम उसको बैलेंस करें। द टिप ऑफ बैलेंस एट O प्रोवाइड रिएक्शन एंड टू टोटल वेट mg ऑफ कार्डबोर्ड, हैंस कार्डबोर्ड इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम में है, कहीं घूम नहीं रहा, तो F नेट कितना हो जाएगा, 0, टॉर्क नेट कितना हो जाएगा, 0।
और अगर एफ नेट टॉर्क नेट 0 है तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करने जाएंगे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। और यहाँ पे कई सारा पार्टिकल्स है, तो टॉर्क फॉर ऑल पार्टिकल अगर हम लोग बात कर लेंगे तो सिग्मा आई 1 से n जाएगा और आर क्रॉस एफ हो जाएगा आई और आई हो जाएगा। तो ये अपने पास टोटल टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें अलग तरीके से लिखना चाहिए, अलग तरीके से कहने का मतलब क्या है, टॉर्क हो गया सिग्मा हो गया, आई का वैल्यू 1 से n हो गया, आर और ये हो जाएगा एम जी, ठीक है। तो एम जी हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो क्या लिख देंगे, नेट टॉर्क अपने पास 0 है, तो ये गया आई का वैल्यू 1 से n आर क्रॉस आई, और जी यहाँ पे क्या है, जी इज़ यूनिफॉर्म, ठीक है। जी हर तरफ क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे m तो कभी 0 नहीं होगा, मास तो कभी 0 हो नहीं सकता, इक्वेट हमको करना 0 से, मास तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या हो जाएगा, r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ओरिजिन हो जाएगा किसके लिए, कार्डबोर्ड के लिए। तो यहाँ पे वही बात हो गया कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा वो एकदम मिडिल पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ओरिजिन कहने का मतलब वहीं से सारा डिस्टेंस हम नाप रहे हैं, कोई भी r डिस्टेंस जो नापना है वहीं से हमको नापना है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ कार्डबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। क्योंकि मास तो कभी टॉर्क अगर 0 करना है तो भाई टॉर्क का फॉर्मूला आर इंटू एफ, एफ हो गया एम जी। अब आर एम और जी है अपने पास, तो जी यूनिफॉर्म है, जी 0 होगा नहीं, मास 0 होगा नहीं, तो 0 क्या होगा, आर 0 होगा। अगर आर 0 है कहने का मतलब जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो डिस्टेंस नहीं लेना है, तो मतलब जिस पॉइंट पे हमें वही उसका ओरिजिन है, और वहीं से हम लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बात करना। तो यहाँ पे वही बात हो गया। आगे जो कह रहा है कि हेंस पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट इज 0 0, वी कैन ऑल्सो से सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड, इट विल नॉट कोइंसाइड ओनली व्हेन ग्रेविटी वेरी फॉर डिफरेंट पार्टिकल फॉर अ सिस्टम। तो हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कोइंसाइड करें, वही बात कर रहा है। वी कैन ऑल्सो से सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड, और ये रटना नहीं है कि हमेशा ही कोइंसाइड करेगा, इट विल नॉट कोइंसाइड ओनली व्हेन ग्रेविटी वेरी फॉर डिफरेंट पार्टिकल फॉर अ सिस्टम। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे ये पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, क्यों लिखा नहीं रहा है, हाईलाइटर है तो इसीलिए, ठीक है। तो जैसे मान लो ये कोई अपने पास मास है, यहाँ पे छोटा 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 स्मॉल मास है। अब हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालने गए तो मान लो हमको यहाँ मिला सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर इसमें इस सिस्टम में इस मास में हर तरफ ग्रेविटी अगर यूनिफॉर्म है, मतलब हर एक पार्टिकल पे सेम ग्रेविटी लग रहा है, तो यहाँ पे ही उसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, और यहीं पे उसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो जहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कब अलग अलग होगा, जब ये जो ग्रेविटी लग रहा है ये जब अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग ग्रेविटी लगने लगेगा, तब ये दोनों अलग अलग एक्ट करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ आएगा, और सेंटर ऑफ मास हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब लोग बात कर लेंगे इक्वेशन एनालॉग फॉर रोटेशनल, मतलब रोटेशनल मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन को सिमिलर करना अपने को, मतलब सेम बना के देखना है। तो सबसे पहला रिलेशन है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये क्या है, तो इसको लिख के बता देते हैं किससे रिलेट कर रहा है। तो ये है अपने पास v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वो इक्वेशन ऑफ मोशन यही है, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था अपने पास, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे v क्या है, v है ओमेगा, u क्या है ओमेगा नॉट, a क्या है अल्फा और t t है, s क्या है थीटा है, फिर u क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट हो जाएगा, a क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। फिर तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v मतलब ओमेगा, ठीक, अलग अलग कलर से हाईलाइट करके बता देते भाई, कमी थोड़ी है पेन का। ये हो गया दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। अब तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है अपने पास, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर नॉट प्लस 2 अल्फा थीटा। ये अपने पास तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, और तीनों को रोटेशनल में लिखने जाएंगे तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन का सिमिलैरिटी देख लें। अब हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का यही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में क्या बात करेंगे, तो जो है अपने पास वही कर लेंगे। तो हेडिंग क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर इसको बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया के बारे में। तो रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बात कर रहा है देख लेते हैं। एज वी नो द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ इज नोन एज इनर्शिया। तो इनर्शिया अपने को मालूम है क्या होता है। इनर्शिया का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ये इनर्शिया हम लोग बोलते हैं कोई भी बॉडी है, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, और अगर उसके स्टेट में चेंज ले आ रहे हैं तो उसका रेजिस्ट करता है। ये सब किस वजह से होता है, तो इनर्शिया की वजह से होता है। Thus in linear motion mass of body gives the measure of its inertia. Similarly the quantity in rotational motion as the mass does not in linear motion is known as rotational inertia और moment of inertia। तो होता क्या है कि अगर हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में बात करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो मास है वही क्या बताता है, इनर्शिया बताता है कि जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा इनर्शिया रहेगा, उतना ज़्यादा अपने अंदर वो रेजिस्ट करेगा। तो लीनियर मोशन में अगर हम लोग बात कर ले तो जो मास ऑफ द बॉडी है वही क्या बताता है, इनर्शिया। लेकिन अगर हम लोग बात करने जाएंगे रोटेशनल मोशन में, अगर हम लोग रोटेशनल मोशन में बात करने जाएंगे तो यहाँ पे जो बात होता है सेंटर ऑफ मास के बारे में बात होता है, और वही सेंटर ऑफ मास क्या होता है अपने पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेज़र होता है। जिस तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन में मास जो है इनर्शिया का मेज़र होता है, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेज़र होता है। तो यहाँ पे हम इनर्शिया को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, मास को सेंटर ऑफ मास, और रोटेशनल मोशन के बारे में बात हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि रोटेशनल मोशन में मास डज नॉट इन लीनियर मोशन इज नोन एज रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गया। अब कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो देख लिया जाए। ये भी उतना खास नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पे ही हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे। तो देखो होगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना किसके लिए, किसी रिजिड बॉडी के लिए। तो वो रिजिड बॉडी ये हो गया, ठीक है, बना कर ये रिजिड बॉडी हो गया। ये रिजिड बॉडी क्या है, इसके पास एक्सेलरेशन ए है, फोर्स लग रहा है उस पर एफ का। तो हम ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगा है और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और ये गोल घूम रहा है कितने दूरी पे, आर दूरी पे। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो उसके बीच का सेपरेशन हो गया वो कितना हो गया, आर हो गया, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो सेपरेशन हो कितने, आर दूरी पे है, और ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। इतना पर क्लियर हो गया। तो लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको टॉर्क में कन्वर्ट करना है। तो टॉर्क में कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आर एफ, और ये हो जाएगा मार्क एम ए आर। अब यहाँ पे हम लिखने जाएंगे तो आर एफ को क्या लिख देंगे, टॉर्क लिख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम ए की जगह पे क्या लिख देंगे, आर अल्फा, क्योंकि रिलेशन होता है रोटेशनल वाले में, और ये हो गया आर अपने पास। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा अपने पास टॉर्क। तो जो इक्वेशन 1 है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और जो इक्वेशन 2 है टॉर्क, वो ये है अपने पास। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है आर इंटू एफ। तो यहाँ पे एफ क्या लिखे, एम ए लिखेंगे, तो एम ए के जगह पे क्या लिख देंगे, ए के जगह पे आर अल्फा। तो कुल मिला के अपने पास ये निकल के आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, या फिर देखो ये तो हम यहीं से ले आते हैं मल्टीप्लाई करके, या फिर तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो तुम लोग जानता है। चलो इसको हम ऐसे कर देते हैं, तो फोर्स ये हो जाएगा। हम लोग टॉर्क क्या जानते हैं, टॉर्क जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। तो आर हो गया, एम ए हो जाएगा, एफ के जगह पे एम ए लिख देंगे, आर हो जाएगा, एम हो जाएगा, ए के जगह पे क्या हो जाएगा, आर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी लिख देंगे तो एम आर स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास टॉर्क, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ये समझ आया होगा, टॉर्क हम लोग जो जानते हैं उसी को एक्सप्रेस करके ये लिखा। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम देखने जाएंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो क्या देखने को मिलेगा, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए है, टॉर्क इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अल्फा है। तो यहाँ पे अगर हम लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, और वो है अपने पास ये एम, तो एफ अपॉन ए हो जाएगा वहाँ से एम का वैल्यू, और यहाँ से एम का जो वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा टॉर्क अपॉन में आर स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये मिला अपने को कंपेयर करने पे दोनों तरफ से। और जो टॉर्क का वैल्यू होता है वो क्या होता है, आई अल्फा होता है। तो आई अल्फा हम लिख देते, देखो यहाँ से एफ की जगह पे क्या लिखते हैं, एम ए लिख दें, ये हो गया, टॉर्क की जगह पे आई अल्फा लिख दे, ये हो गया आर स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो थोड़ा सा काटम कुटुम करके, या फिर यहाँ ये झूठ में कॉम्प्लिकेट हो रहा है ना। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, यहीं से हम डायरेक्ट लिख देते हैं। टॉर्क का फार्मूला होता है आई अल्फा, टॉर्क की जगह पे क्या लिख दें, आई अल्फा एम आर स्क्वायर अल्फा, अल्फा से अल्फा को मार दो तो आई का वैल्यू क्या आ गया, एम आर स्क्वायर आई। तो ये जो आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर है, आई ही क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगर रोटेशनल मोशन में हम लोगों को कहीं आई दिखाई दे देगा तो उसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि देखो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है आई अल्फा, मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो आई जो है, एम जो है आई को रिप्रेजेंट करता है, ए जो है अल्फा को रिप्रेजेंट करता है, और एफ टॉर्क को। तो यहाँ जो एम है आई है, मतलब यही मास के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम लोग बात करने जाएंगे मास के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया अपने पास, एम आर स्क्वायर आ गया। किसके लिए, किसी एक रिजिड बॉडी के लिए जो सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी आर दूरी पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो अब होता क्या है कि कौन सा क्वांटिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लें तो होता है ये स्केलर क्वांटिटी, लेकिन स्केलर में भी कैसा है, ये टेंसर है। एज इट डिपेंड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑल्सो आर शुड बी परपेंडिकुलर टू इट। तो मालूम ही है, अगर टॉर्क के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो जो आर होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन से या फिर फोर्स। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी जीरो हो जाएगा। तो ये तो तुम लोग देख के लिख ही सकता है, मास और डिस्टेंस वाला कहानी, ठीक। अगर ये तो हम लोग एक पार्टिकल सिस्टम के लिए बात किया, किसी एक रिजिड बॉडी के लिए बात के लिए। अगर ऐसा एन पार्टिकल सिस्टम आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे। तो जब एन पार्टिकल सिस्टम आ जाएगा, जैसे देख लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे है अपने पास एन पार्टिकल सिस्टम है, कुछ m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, m5 है, कुछ है, सब कुछ ना कुछ दूरी पे होगा, r1 r2 r3 r4। तो m1 r1 दूरी पे आएगा, m2 r2 दूरी पे होगा। तो ये बात होगा r शुड बी परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जो भी हम लोग r निकालेंगे वो परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब हम लोग i अगर निकालने जाएंगे, i टोटल i निकाल रहे हैं हम लोग, तो टोटल i अगर निकालने जा रहे हैं तो m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा, mn rn स्क्वायर तक जाएगा। और जब इसको हम समेशन करने जाएंगे तो m i r i स्क्वायर, i का वैल्यू 1 से n ये हो जाएगा। अब लिमिट कर दें, क्योंकि छोटा छोटा मास के बारे में बात करें, मास बहुत छोटा है तो लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा m टेंस टू 0 सिग्मा n हो जाएगा m r स्क्वायर i। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम dm के फॉर्म में और इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर ये हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर मान लो di था, ये छोटे से मास अगर निकाल रहे थे तो ये कैपिटल I हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम लोग लिखना चाहेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर। अब वैसे क्या आ जाएगा, आई एम आर स्क्वायर। अगर एक रिजिड बॉडी है तो हम क्या लिख देंगे, आई एम आर स्क्वायर। और अगर बहुत सारा एन पार्टिकल सिस्टम है तो जो छोटा छोटा मास है अपने पास, उस छोटे मास को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर अपने पास इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब क्या है, अब है अपने पास फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस मास। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म रॉड के लिए फाइंड करना है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू इट सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर रिंग। अब जो भी है अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर, रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक। तो देखो अब केवल अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही फाइंड करें, इतना सारा है अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का। तो ये सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज डिस्कस करेंगे तो पेट में दर्द होने लगेगा। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग सिंपल बात करने जाएँ तो क्या होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो पॉइंट है जहाँ से हम उस चीज़ को घुमाएंगे। तो ठीक है, मतलब ये जैसे मान लो क्या है, ये अपने पास रॉड है, रॉड को अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं, ये देखो ऐसे घूम रहा है ये, एक और एक तरीका हो गया घुमाने का ये, ठीक, समझ आ रहा बात। जैसे एक तरीका क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट हम घुमा दिए, इसके अबाउट हम ऐसे घुमा दिए, ठीक, ऐसे ऐसे घूम गया। तो यही है पहला केस, ठीक। वन एंड जो है, एक एंड जो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और दूसरा क्या है, दूसरा केस ये भी तो हो सकता है कि हम उसको ऐसे घुमा दें, 20 से घुमा दें, ये भी तो हो सकता है 20 से हम घुमा दें। तो दूसरा केस ये हो जाएगा कि अगर हम 20 से घुमाएं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट सेंटर। तो अगर उसको सेंटर से घुमाया था तो हर एक केस के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को फाइंड करना है। कोई सर्कुलर रिंग है उसको घुमा रहे तो उसको हम कैसे कैसे घुमा सकते हैं, सर्कुलर रिंग जैसे उसको हम इस तरीके से घुमा सकते हैं, डायमीटर के हम इस तरीके से घुमा सकते हैं। तो ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइंड करना, क्या तरीका होगा, प्रोसेस समझना जरूरी है कि किस प्रोसेस से हम फाइंड करें। तो वही प्रोसेस हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है। और ये सब अब इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया है इस चैप्टर का, तो ये सब आना चाहिए क्योंकि इसी से आता है एग्जाम में डेरिवेशन। तो उम्मीद करते हैं जो भी है तुम लोग ध्यान लगा के पढ़ेगा, समझेगा चीज़ों को और कोशिश करेगा कुछ नया सीखने का और अच्छा करने का। तब तक मिलते हैं फिर हम लोग। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। तब तक के लिए राम राम।